हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस चीज़ से रिलेट करता है क्वेश्चन? सेल ऑफ पेरेंट शेयर इन सब्सिडरी बाय द पेरेंट से डिस्कस करता है। यानी क्या कहता है, पेरेंट ने अपनी सब्सिडरी का कुछ स्टेक, कुछ शेयर सेल कर दिया। यानी मान लो कि आज पेरेंट के पास सब्सिडरी का 80% का स्टेक है, पेरेंट ने 10% सेल कर दिया, तो पेरेंट के पास कितना बचा? 70% का बचा। अब अपने को इसकी अकाउंटिंग करते हुए ये चेक करना है कि क्या हमारा कंट्रोल लॉस्ट हुआ है या फिर कंट्रोल लॉस नहीं हुआ है। पेरेंट का सब्सिडरी पे कंट्रोल आता है, यानी सब्सिडरी, पेरेंट की सब्सिडरी तब कहलाई जाती है जब 50% से ज़्यादा का स्टेक होता है। क्या अभी 50% से ज़्यादा का स्टेक रिमेनिंग है? हाँ, यानी कंट्रोल लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो हमें इस चीज़ से अकाउंटिंग डिसाइड होती है कि क्या पेरेंट का शेयर आफ्टर द सेल सब्सिडरी में कंट्रोल लॉस होता है या नहीं होता है। अब मान के चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट का शेयर 80% का था सब्सिडरी में, यानी एनसीआई कितने का रहा होगा? 20% का रहा होगा, बिल्कुल। पेरेंट ने 10% बेच दिया, यानी कितना बचा? 70 बचा। एनसीए कितना हो गया? 30% हो गया। इंक्रीज़ हो गया? हाँ, इंक्रीज़ हो गया। अपने को इसी चीज़ की अकाउंटिंग करनी है कि एनसीए कितना इंक्रीज़ हुआ, पेरेंट ने कितना शेयर बेचा, पर उस चीज़ की अकाउंटिंग होती है जब अपन इस चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं। यानी मैं इस वीडियो में सिर्फ इस केस रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड ही डिस्कस करूंगा। सारे केस अगर मैं डिस्कस करने बैठा तो वीडियो बहुत इररिलेवेंटली लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो में से वो डिस्कस करूंगा जिसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जैसे जैसे केस आते जाएंगे उस वीडियो में वो डिस्कस होता जाएगा। ठीक है, चलो, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है हमारे पास? जब कंट्रोल लॉस्ट नहीं होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, तो यानी क्या होगा? शेयर ऑफ एनसीआई विल इंक्रीज होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले पेरेंट का शेयर सब्सिडरी में 80% का था, एनसीआई 20% का था। पेरेंट ने मान लो कि अपना 10% का स्टेक सेल कर दिया, तो पेरेंट के पास अब 70% का स्टेक बचा। एनसीआई कितना हो गया? 30% हो गया। एनसीआई इंक्रीज हो गया। बस इसी इंक्रीज की अपने को अकाउंटिंग करनी है। कैसे करेंगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल इंक्लूड करके कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट सब्सिडरी के जब पेरेंट ने सेल करा शेयर, इनटू शेयर परसेंटेज सोल्ड बाय पेरेंट, यानी इस केस में 10% हमारे एग्जाम्पल में, वो क्या होगा? उस अमाउंट से एनसीआई इंक्रीज होगा। एनसीआई के इंक्रीज का मतलब एनसीआई इज शोन एज अ लाइबिलिटी इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी क्या होगा? लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, एनसीआई क्रेडिट होगा। समझ में आ गई बात? और जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है इस चीज़ में, कैश अकाउंट जो अपने को मिला सेल से, एनसीआई जो इंक्रीज हुआ अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है इस चीज़ का, वो कहाँ जाएगा? हमारा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में जाएगा। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी क्यों? क्योंकि अभी भी पेरेंट का शेयर सब्सिडरी में, पेरेंट का कंट्रोल सब्सिडरी में लॉस नहीं हुआ है, तो अभी भी वो सब्सिडरी है उसकी, और अभी भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, अभी भी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी कैलकुलेट करी जाएगी, तो उसमें इस वाले का प्रॉफिट लॉस जाएगा। किसका प्रॉफिट लॉस? सेल ऑफ स्टेक का प्रॉफिट लॉस। समझ में आ गई आपको बात? चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। आमला लिमिटेड जो भी है, परचेज्ड अ 100% सब्सिडरी फॉर ₹10 लाख एट द एंड ऑफ 2001 व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी ऑफ लाल लिमिटेड नेट असेट्स वाज 8 लाख। ठीक है, ये तो हुआ जब परचेज करी थी सब्सिडरी तब। अब यहाँ से आती है अपने क्वेश्चन की बात। द पेरेंट सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, 100 में से 40% सेल कर दिया, यानी 60% बचा। क्या अभी भी हमारा कंट्रोल उस पर है? हाँ है। ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी इन मार्च 2004 टू आउटसाइड इन्वेस्टर फॉर 9 लाख, यानी हमें कितना पैसा मिला? 9 लाख का पैसा मिला। ठीक है, द पेरेंट स्टिल मेंटेन 60% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी। द कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी नेट असेट्स इज 18 लाख इंक्लूडिंग नेट असेट्स ऑफ 16 लाख एंड गुडविल 20 लाख, टोटल 2 लाख। अपने को 18 लाख का ही 40% करना है, इंक्लूडिंग गुडविल का अपन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट गेन या लॉस, कुछ भी खास बात नहीं है। 9 लाख का हमें कैश मिला, एनसीए कितने से इंक्रीज हुआ? 18 लाख का 40%, जो भी बैलेंसिंग बचा हो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा। चलो अपन देख लेते हैं एक बार इसको। कैश 9 लाख का मिला, एनसीए कितने का इंक्रीज हुआ? 18 लाख का 40%, 7,20,000। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में बैलेंसिंग फिगर 1,80,000 का चला जाएगा, जैसे अपन ने ऊपर जनरल एंट्री में समझा। अगर इंडिविजुअल बुक्स ऑफ आमला लिमिटेड की बात करें तो इंडिविजुअल बुक्स में तो कुछ आएगा नहीं, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी होती नहीं इंडिविजुअल बुक्स में। इंडिविजुअल बुक्स में तो नॉर्मल प्रॉफिट लॉस आएगा कि भाई हमें कैश मिला 9 लाख का, हमारा इन्वेस्टमेंट गया 4 लाख का। कैसे? 10 लाख का 40%। 10 लाख मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट करा था ऊपर, कितने का करा था? इन्वेस्टमेंट 10 लाख का करा था, याद है? ऊपर लिखी हुई थी एक लाइन। परचेज 100% सब्सिडरी इंटरेस्ट फॉर 10 लाख, यानी 10 लाख का मैंने कुछ असेट खरीदा, उसका 40% मैंने बेच दिया, तो कितना गया मेरे पास से? 4 लाख गया, मेरे पास से 4 लाख गया। भाई अपन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं आमला लिमिटेड की, अपन ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एंट्री होगी। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आमला लिमिटेड में क्या बनेगा? भाई सिंपल से देगा कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट करा था 10 लाख में, 10 लाख में उसका 40% मैंने बेच दिया, यानी मैंने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिया।
लेकिन मुझे पैसा कितना मिला बेचने पे, 9 लाख का मिला, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 5 लाख का हुआ, सिंपल, गेन ऑन सेल। ये इंडिविजुअल के पेरेंट के प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा। जब इंडिविजुअल एज अ पेरेंट में, अगर मैं एज अ इंडिविजुअल में मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, अमला लिमिटेड कंसोलिडेट नहीं, इंडिविजुअल अगर मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा था, उसका कुछ पार्ट मैंने बेच दिया, जो प्रॉफिट लॉस हुआ सिंपल पीएनएल में डाल दूंगा। लेकिन जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊँ तो वहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरी एनसीआई कितनी इंक्रीज हुई, इतने से इंक्रीज हुई, तो जो भी मेरा उस केस में प्रॉफिट लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में जाएगा 1,80,000 का। तो अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछे कि अब इनके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओ क्या एंट्री होगी, तो अपन ये एंट्री करेंगे सिंपल इन्वेस्टमेंट सेल की। अगर वो पूछा आपसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगी, तो अब ये वाली एंट्री करके आना। अगर वो कुछ नहीं हुए तो दोनों कर देना, या फिर सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली कर देना, ठीक है। हो सके तो दोनों ही कर देना आप, ये वाली एंट्री सेफर साइड के लिए। समझ में आ गई आपको बात। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इस पीडीएफ में केसेस सारे डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करा है, क्वेश्चन में कौन सा केस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत इरेलीवेंटली लंबा हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाह रहा, ठीक है। तो आप ये टेलीग्राम से ले लेना पीडीएफ। मैं उम्मीद करूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।